हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीजीपीएससी ई ज्ञान क्लासेस। आज हम छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। इतिहास जो शब्द है वह हर किसी कंट्री में गिना जाता है कि हम कैसे यहाँ आए और किस तरीके से मानव का विकास हुआ और कैसे आज हम एक जो खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे उससे आज एक प्रौद्योगिकी मानव में चेंज हो चुके हैं, उसी के बारे में जो पढ़ते हैं हम। अर्थात मनुष्य का किस तरीके से विकास हुआ, कैसे उसका जन्म हुआ, कैसे उसने रहना सीखा, कैसे अपनी जीविका उपार्जन करना सीखा, कैसे कैसे धीरे धीरे उसके दिमाग का विकास होते चला गया और आज जो मानव खड़ा है उसी के इतिहास को पढ़ते हैं। तो वही जो इतिहास है उसी को ही किसी भी देश का, किसी भी राज्य का और किसी भी सभ्यता का इतिहास कहा जाता है। छत्तीसगढ़ जो था वो भी एक मतलब डेवलपमेंट के साथ इसका भी जन्म हुआ। मतलब पहले तो छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ के नाम से नहीं जाना जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में जहाँ हम निवास करते हैं उसे छत्तीसगढ़ कहा जाता है। और इसका जो नाम है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कैसे प्राचीन काल में इसके क्या क्या नाम थे और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है इसकी। देखो, जो छत्तीसगढ़ का राज्य का गठन वाले में तो मैंने बता दिया है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ या छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ। लेकिन आज हम छत्तीसगढ़ का जो पूरा प्राचीन नाम है, मतलब कहाँ कहाँ से उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और कहाँ कहाँ से कौन कौन से राजाओं का उल्लेख मिला है, तो वो सब चीज आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो छत्तीसगढ़ के इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन उसके पहले, इस इतिहास को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ। देखो, प्रारंभ में जो मनुष्य था वो खाना बदोश जीवन व्यतीत करता था। जो भी मिलता था उसका शिकार कर लेता था, मतलब जंगल में जो भी जानवर रहते थे उनका शिकार कर लेता था और उसी को खा लेता था या कंदमूल खा लेता था। कहीं भी रह लेता था। पहले लोग पेड़ में भी रह जाते थे। ठीक है, उसके बाद जब बारिश वगैरह का समय आया, देखा लोग भीगने लगे, तो फिर वो लोग धीरे धीरे गुफाओं में रहने लगे। ठीक है, जानवरों से बचने के लिए वो लोग उनको मारने लगे। अब उस समय, जिस समय मनुष्य का विकास हो, उस समय तो कोई ऐसा कुछ मनुष्य की बुद्धि का ज्यादा विकास भी नहीं हुआ था और वो एक मतलब उसकी बुद्धि जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी फिर भी। ठीक है, उसका हर चीज चेंज हो रहा था, हार्मोनल चेंजेस भी हो रहा था। तो उस समय वो अपने बचाव के लिए मतलब पत्थरों का यूज करती थी। मतलब कोई भी अगर चीज उस पर आक्रमण करती थी तो वो क्या करता था, जो भी दिखता था उसे मारने की कोशिश करता था अपने बचाव के लिए। उस समय जानवरों को भी नहीं पता था बचना कैसे है, मनुष्य को भी नहीं पता था बचना कैसे। लेकिन मनुष्य की बुद्धि का जैसे जैसे विकास हुआ वो सीख गया कि अच्छा, इस तरीके से हम बच सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर कोई जानवर उसके ऊपर हमला करता था तो जैसे वो मारने की कोशिश किया, सपोज वो नहीं मारा, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसको एक ऐसी चीज से मारने की कोशिश करना सोचा हो जिससे वो तुरंत मर जाए। ठीक है, तो उसने क्या किया, औजार बनाना शुरू किया। उन पत्थरों को वो लोग शार्प करना शुरू किए। फिर जैसे पत्थरों को टकराते टकराते उन्होंने देखा कि चिंगारी निकल रही है, इससे आग लग रहा है, तो फिर आग के बारे में पता चला। ठीक है, इसी प्रकार जैसे उन्हें भूख लगती थी तो फिर भूख लगती थी या प्यास लगता था तो पानी को जब वो लोग पिए तो फिर उसके बाद उन्हें पता चला और फिर वो लोग पानी वाली जगह में निवास करने लगे। पानी वाली जगह में बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि थी तो धीरे धीरे जो भी चीज वो लोग खाते थे उसका फिर धीरे धीरे वो लोग खेती करना भी सीख गए। फिर उसके बाद वो लोग हल चलाना भी सीख गए, पहिए बनाना भी सीख गए। मतलब हर चीज जो है वो धीरे धीरे करके सीख गए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वह भी इसी से प्रारंभ होता है। ठीक है, और उसके बाद कैसे कैसे उसका विकास हुआ, मतलब कि जब पत्थरों का यूज किया गया उस काल को हम लोगों ने, आज के जमाने के लोगों ने, हम लोगों ने नाम दिया पाषाण काल। तो छत्तीसगढ़ में भी पाषाण काल के बहुत सारे अवशेष मिले। ठीक है, उसके अलावा और भी मतलब जैसे छत्तीसगढ़ या भारत की हम बात करते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो जब ऋग वैदिक काल आया या उत्तर वैदिक काल आया, ठीक है, वैदिक युग आया, हड़प्पा कालीन, है ना, और उसके बाद आर्यों का किस समय जो भारत में आगमन हुआ उस समय छत्तीसगढ़ में किस किस तरह की घटनाएं हुई उसका भी साक्ष्य मिला। ठीक है, तो उसी को हम वन बाय वन देखते जाते हैं कि क्या क्या हुआ। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आता है आधुनिक इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास में ठीक है, प्राचीन इतिहास में सर्वप्रथम आता है प्राग ऐतिहासिक काल।
सबसे पहले हम टू द पॉइंट देख लेते हैं कि क्या क्या चीज जो है वो हमें पढ़ना है। इसके पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि किसी भी क्षेत्र में जब खनन हुआ है ना, जैसे कि हम जानते हैं कि 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। मतलब उन्हें हड़प्पा मतलब जो ये जो भारत का जो ऊपर वाला जो एरिया है ना, पंजाब और जो आज वर्तमान में पाकिस्तान वाला एरिया, उस एरिया में उन लोगों ने खोज शुरू किया, तब उन्हें हड़प्पा के अवशेष मिले। उसी के साथ ही बहुत सारी जगह पर खनन कार्य शुरू हुआ, ठीक है। उसी के साथ ही बहुत सारे हमें अभिलेख मिले, शिलालेख मिले, बहुत सारे शैल चित्र मिले, लोहे की चीज मिले और आपके जो तांबे की वस्तुएं जो है वो सभी मिली। तो उससे हमें पता चला कि अच्छा, जो हमारी प्राचीन जो सभ्यता थी वो कैसी थी, क्या थी, और उनके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई और किस तरीके से मानव का विकास हुआ, ठीक है। आज अब प्रेजेंट में मतलब हम प्रौद्योगिकी की दुनिया में खड़े हुए हैं और हम सभी चीज़ों में आज हम डेवलप हो चुके हैं। जैसे कि हम पिछले 30,000 या 40,000 साल पहले की भी जो चीज़ें हैं उसको कार्बन रेटिंग के द्वारा हम जान सकते हैं कि मतलब उसका एज क्या था, मतलब कब से वो चीज़ आई। उसमें कार्बन रेटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, उसका एज निकालते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से जब दयाराम जी ने जब शुरुआत की हड़प्पा सभ्यता की खोज की शुरुआत की उन्होंने, तो उसके साथ बहुत सारे क्षेत्रों में भी एक मतलब आग सी लग गई कि हाँ, हमको जानना है कि कैसे मतलब विकास हुआ मनुष्य का, कैसे क्या क्या चीज़ें। तो वैसे छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे पुरातत्ववेत्ता हुए, जैसे कि रामेंद्रनाथ मिश्र, ठीक है, और भगवान दास हुए, है ना, और कनिंघम हुए, बहुत बड़े ये भी आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। पेगलर हुआ, फिशिंग हुआ, ये सभी लोग जो थे वो मतलब यहाँ पर भी खोज करने लगे और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खोज करके निकाली, ठीक है। तो मतलब एक जब हम सभी शिलालेखों को, गुफालेखों को और जितने भी ताम्रपत्र सबको जब मिलाते हैं तो हमें बहुत सारे कहानियां जैसे मिलती है कि अच्छा, सब चीज़ को जब हम रिलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा, इनका जो युग था इस तरीके से शुरू हुआ, ये चीज़ें ये लोग करते थे। तो उससे हमें पता चला कि कौन कौन पहले आया, कौन कौन पहले यहाँ निवास किया, कौन कौन पहले यहाँ शासन किया, और उनका कालक्रम भी पता चलता है, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास में इसका जो प्राचीन इतिहास का जो काल है, जब छत्तीसगढ़ या ये जो दुनिया जब तक बनी छत्तीसगढ़ की, मतलब जब कभी मनुष्य यहाँ रहना शुरू किया, उस समय से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के काल को बोलते हैं प्राचीन इतिहास, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हमें देखना होगा प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद हम देखेंगे वैदिक काल में क्या हुआ यहाँ पे। अभी मैं और डिटेल से बताऊंगी कि ये जो चीजें हैं, मतलब ये जो जितने भी हम काल पढ़ रहे हैं उसको हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम जो हमको पढ़ना है उसको मैं बता रही हूँ, ठीक है। वैदिक काल और महाजनपद काल, ठीक है, या बुद्ध काल भी साथ में ही देखेंगे ये क्या क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद रामायण काल, ठीक है। फिर हम महाभारत काल भी देखेंगे, उसके बाद जब ये सभी लोगों का शासन जैसे ही खत्म हुआ तो भारत में भी और भी बहुत महान शासक हुए, जैसे कि मौर्य काल आया, है ना। मौर्य राजवंश के बहुत सारे राजाओं ने भारत पे शासन किया, तो उनका जो प्रभाव था छत्तीसगढ़ में क्या था, तो मौर्य काल भी देखेंगे हम, ठीक है। गुप्त काल भी देखेंगे हम, है ना। आंध्र सातवाहन काल भी देखेंगे हम, और उसके अलावा जब कुषाणों का शासन है तो क्या था, है ना। जो भी चीजें हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ साक्ष्यों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कौन कौन सी चीजें यहाँ पे मिली उसी से हम रिलेट करते जाएंगे कि अच्छा, ये चीजें जो थी इसका इस तरीके से प्रभाव था। तो उसको पढ़ने के लिए
मैंने ये डेटा क्रिएट किया कि अच्छा हाँ ये चीज़ें आज तक हमें प्राप्त हुई, तो हमको ये चीज़ पढ़ना है और यही पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, गुप्त काल या मेघवंशियों का भी शासन रहा कुछ समय तक, मतलब बाहर था, छत्तीसगढ़ में तो नहीं था, पर उनका भी क्या प्रभाव था। ठीक है, ये तो हो गया मतलब जो हमारे प्रमुख जो भारत के इतिहास और छत्तीसगढ़ दोनों के इतिहास से संबंधित है। लेकिन कुछ स्थानीय राजा भी हुए जिन्होंने छत्तीसगढ़ में निवास किया और यहाँ पे शासन किया, जैसे कि नल वंश, वकाटक वंश, मतलब वकाटक जो शासन था, शासक जो थे यहाँ पे बहुत सालों तक वो लोग यहाँ पे राज किए। ठीक है, पांडु वंश, और उसके बाद उड़ीसा के सोमवंश, बाण वंश और पर्वत द्वारक वंश, शरभपुरी वंश, राजर्षि तुल्य वंश। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ सिर्फ जो छत्तीसगढ़ रीजन में शासन करने वाले राजा थे उनका मतलब भी हमको पढ़ना है, उनके भी बहुत सारे साक्ष्य जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके देखते जाते हैं कि क्या होता है। अच्छा, लेकिन उसके पहले एक चीज और मैं आपको सबसे पहले बताना चाह रही थी कि छत्तीसगढ़ का नाम कैसे पड़ा। हर बार हर पेपर में लगभग यह क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, चाहे वह व्यापम का हो, चाहे वो पीएससी का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, कोई भी पेपर हो। आजकल पीएससी या कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम हो, सभी लोग छत्तीसगढ़ के नाम को स्पेशली पूछ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का इस काल में क्या नाम था, इस काल में क्या नाम था। तो हम उसको पहले देख लेते हैं एक बार, और उसके बाद जब हम एक एक करके जितने भी राजाओं का या जो भी वंश का यहाँ पे शासन रहा उसको जब हम पढ़ेंगे तो साथ ही साथ एक बार हम और याद कर लेंगे, उसको एक बार और देख लेंगे। तो उससे क्या होगा, आपको काफी दिन तक याद रहेगा और आप रिलेट करके चीजों को कैच कर पाओगे। ठीक है, तो देखो छत्तीसगढ़ का जो नाम था वह छत्तीसगढ़ नहीं था। सबसे पहले ये बात बोलना चाहती हूँ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, और छत्तीसगढ़ को जब ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था तो उसको छत्तीसगढ़ अलग से कहा जाता था। मतलब जैसे ये किस क्षेत्र में आता है, जब हम आप मैप में देखोगे तो जो मध्य प्रदेश का है ना, मध्य प्रदेश का जो पूर्व दक्षिण वाला जो एरिया है ना, वो वर्तमान में छत्तीसगढ़ कहलाता है। जब इसको जोड़ोगे आप मध्य प्रदेश से तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको मतलब प्राचीन काल से इस एरिया को छत्तीसगढ़ कहा जाता था। लेकिन ऐसे बहुत कम शिलालेख हुए या अभिलेख हुए या ताम्रपत्र हुए जिसमें छत्तीसगढ़ नाम मिला, है ना। छत्तीसगढ़ नाम नहीं मिला, इसका कारण तो नहीं पता कि मतलब कैसे छत्तीसगढ़ नाम आया, लेकिन इसका प्राचीन नाम अलग अलग देखने को मिलता है। मतलब कोई शिलालेख में कुछ अलग नाम मिलता है या कोई अभिलेख में या कोई ताम्रपत्र में अलग अलग नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता था। अच्छा, किसी भी क्षेत्र का जो नाम है वो ज्यादातर दिया जाता था कि वो किस तट के किनारे है या किस पहाड़ के समीप है या किस मतलब तट मतलब था यहाँ पे कोई नदी बही है, सपोज कोई बड़ी सी नदी गई तो उसका क्या नाम था, है ना, उसको किस नाम से जाना जाता था। बहुत सारे इतिहासकार हुए, रचनाकार हुए, साहित्यकार हुए, वो लोग अपनी रचना में अलग अलग नाम दिए छत्तीसगढ़ को। यहाँ पर शासन करने वाले स्थानीय राजाओं ने अलग नाम दिया, यहाँ से मिलने वाले शिलालेखों से अलग नाम हो। तो उसी को सबसे पहले देखते हैं। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। जब भगवान राम वनवास पर गए थे तो उन्होंने बहुत सारे जगहों से मतलब बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने निवास किया, और जब वो अपने वनवास के समय मध्य प्रदेश से होकर के गुजरे, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से होकर के गुजरे, तो उन्होंने अपना कुछ समय छत्तीसगढ़ में भी व्यतीत किया। तो रामायण काल से ही हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल भी कहा जाता था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का एक नाम हमें मिलता है दक्षिण कौशल। ठीक है, रामायण काल में जो मतलब जो रामायण हमारी जो ग्रंथ है उसे ये पता चलता है कि जो भारत देश था वो दो भागों में बटा हुआ था। एक उत्तर का क्षेत्र, एक दक्षिण का क्षेत्र। तो उस उत्तर वाले को बोलते थे उत्तर कौशल और नीचे वाले को बोलते थे दक्षिण कौशल। तो जो छत्तीसगढ़ था वो दक्षिण कौशल का हिस्सा था। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण कौशल के जो राजा थे भानुमंत, ठीक है, भानुमंत जो थे वो माता कौशल्य के पिताजी थे, और माता कौशल्य के पुत्र जो है वो राम भगवान है।
तो जब उनका शासन था, भानुमंत जी का जब शासन था, तो माता कौशल्या इकलौती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि जब उनके बाद मतलब माता कौशल्या के साथ ही जो दशरथ जी थे, मतलब भगवान राम जी के जो पिता थे, उनको यह क्षेत्र प्राप्त हुआ। तो यही जो है आगे बढ़ करके मतलब भगवान राम जी का जो एरिया था, मतलब उनके शासन का जो एरिया था, उसमें सम्मिलित हुआ। इसी वजह से जो साक्ष्य जो भी मिले हैं, तो उससे पता चलता है कि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था। साथ ही साथ यहाँ के जो स्थानीय राजा थे, कलचुरी राजवंश के एक राजा थे, राजा जाजल नेदेव, जिन्होंने वर्तमान जांजगीर चांपा शहर को बसाया है। ठीक है, उसे रिलेट करके याद कर सकते हो। जाजल नेदेव ने जांजगीर चांपा शहर को बसाया है। तो उनका एक शिलालेख प्राप्त हुआ है रतनपुर से। रतनपुर बिलासपुर जिले में है। ठीक है, तो वहां से जो शिलालेख प्राप्त हुआ है, उनके शिलालेख में कोई नाम नहीं है, सिर्फ दक्षिण कौशल का नाम है। तो उससे पता चलता है कि जब वो राजा रतनपुर के राजा थे, तो इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल कहा जाता था। ठीक है, तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था। या ये बोल सकते हो कि रामायण काल में इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल कहा जाता था, या कलचुरियों के काल में इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल कहा जाता था। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कोसल। अच्छा, ये जो दक्षिण कौशल है, इसमें एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जो उत्तर कौशल है, वो विशेष रूप से सरयू नदी के तट का जो क्षेत्र है, उसको कहा जाता था उत्तर कौशल। ठीक है, और जो विंध्याचल पर्वत है, जो अभी वर्तमान में अभी भी एग्जिस्ट करता है, मैकल श्रेणी विंध्याचल पर्वत का ही हिस्सा है। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत के समीप का जितना भी एरिया था, उसे कहा जाता था दक्षिण कौशल। तो ऑब्वियसली अभी जब प्रेजेंट में विंध्याचल पर्वत स्थित है और हम उसी के समीप हैं, तो और एकदम पता चल जाता है और फिक्स हो जाता है कि इसको प्राचीन काल में दक्षिण कौशल कहा जाता था। फिर देखते हैं कोसल। ठीक है, कोसल जो है वो मुख्य रूप से कालिदास की रचना रघुवंशम से रिलेटेड है। ठीक है, इन्होंने अपनी रचना रघुवंशम में दो क्षेत्रों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। एक उन्होंने उल्लेख किया है कोसल और दूसरा उल्लेख किया है उन्होंने उत्तर कौशल। ठीक है, पहला उल्लेख किया इन्होंने कोसल और दूसरा उल्लेख किया इन्होंने उत्तर कौशल। उत्तर कौशल। तो ये जो उत्तर कौशल है, इसमें अवध का क्षेत्र सम्मिलित था। ठीक है, और ये जो कोसा क्षेत्र है, इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एरिया सम्मिलित था। तो इससे भी पता चलता है कि इस क्षेत्र को प्राचीन काल में कोसल के नाम से भी जाना जाता था। अच्छा, जब समुद्रगुप्त जिन्होंने भारत में शासन किया था, समुद्रगुप्त राजा थे, उन्होंने जब दक्षिणापथ की यात्रा की थी, तो उस समय उन्होंने छत्तीसगढ़ को भी जीता था। और ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ की यात्रा की थी, तो क्या छत्तीसगढ़ को वो क्रॉस किए थे, क्या उन्होंने उसको जीता था? हाँ, उन्होंने जीता था। लेकिन दक्षिणापथ का जब विजय आरंभ किया था उन्होंने, तो वो दक्षिणापथ में राज्यों को जीतते थे। ठीक है, और उन्हें करद राज्य बनाकर छोड़ देते थे। मतलब उनसे कर वसूल करते थे, उसके बाद उनको छोड़ देते थे, उन्हें अपने राज्य में कभी सम्मिलित नहीं करते थे। मतलब हर राजा का क्या होता था, उनका एक एरिया होता था, ये बाउंड्री, अच्छा इतनी बाउंड्री तक ये मेरा शासन है करके। ठीक है, अब सपोज उन्होंने कोई दूसरा एरिया और जीत लिया, तो सब लोग क्या करते हैं, अपना बाउंड्री बढ़ते जाएगा ना कि ये एरिया में, ये इतना बड़ा एरिया हो गया, इतना बड़ा एरिया हो गया। लेकिन समुद्रगुप्त जो थे, वो ऐसा नहीं करते थे। उन्होंने जब दक्षिणापथ की यात्रा प्रारंभ की थी, जब आप भारत का इतिहास पढ़ोगे, तो उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों की यात्रा की थी और अपना एक विजय अभियान शुरू किया था। तो उसी में से एक था दक्षिणापथ की यात्रा। तो उस समय उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी आक्रमण किया, इसको जीता। तो उस समय छत्तीसगढ़ जो था वो दक्षिणापथ में सम्मिलित था। तो छत्तीसगढ़ को गुप्त काल में या समुद्रगुप्त के काल में दक्षिणापथ भी कहा जाता था और कोसल भी कहा जाता था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दक्षिणापथ। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है
कि गुप्तों के काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? दक्षिणापथ कहा जाता था। छत्तीसगढ़ को महाजनपद काल में चेदिसगढ़ से जाना जाता था। चेदिसगढ़ इसका नाम जो है वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत सम्मिलित होने के कारण पड़ा। इसका साक्ष्य जो है वो हीरालाल काव्योपाध्याय या छत्तीसगढ़ के पाणिनि या छत्तीसगढ़ी व्याकरण के प्रथम रचनाकार हीरालाल काव्योपाध्याय ने यह बताया कि छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में चेदिसगढ़ कहा जाता था और इसी चेदिसगढ़ का अपभ्रंश जो है वो छत्तीसगढ़ है। यह छत्तीसगढ़ जो था वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत सम्मिलित था, तो हमें छत्तीसगढ़ का एक और नाम मिलता है चेदिसगढ़। ठीक है, हमें छत्तीसगढ़ का एक और नाम मिलता है महाकौशल। छत्तीसगढ़ या भारत के छत्तीसगढ़ के तो नहीं परंतु भारत के एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम था कनिंघम। ठीक है, उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किया और अपनी खोज में उन्होंने छत्तीसगढ़ को नाम दिया था महाकौशल। तो यह भी पता चलता है कि छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन नाम था वो महाकौशल भी था। छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी राजा थे वो उन्होंने जब शासन किया था तो उस समय पूरे भारत में मुगल काल का शासन था। तो मुगलों के समय छत्तीसगढ़ को रतनपुर देश कहा जाता था। जब हम कलचुरियों के बारे में पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहां पर शासन करने वाले मतलब रतनपुर में शासन करने वाले कलचुरी राजा हुए कल्याण सैन। उन्होंने जहांगीर के शासन काल में उनके जब वो शासन करते थे, जहां पर जैसे दिल्ली में रह करके उनकी राजधानी दिल्ली थी मुगलों की, तो दिल्ली में जब वो शासन करते थे तो उस समय कल्याण साहब जो छत्तीसगढ़ के राजा थे वो वहां पर जाकर के समय व्यतीत किए थे। तो उसके बारे में जब डिटेल से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो रतनपुर देश है, रतनपुर जो है वो मुगलों के काल का नाम है जो छत्तीसगढ़ को कहा जाता था। छत्तीसगढ़ को महाकौशल ही कहा जाता था, जो बाद में चेंज होकर के मतलब इसका जो नाम है इन्हीं लोगों ने छत्तीसगढ़ किया। ठीक है, बिलासपुर के गजेटियर जो थे उनके मतलब जो साक्ष्य मिले हैं उसमें छत्तीसगढ़ कहा जाता था। मतलब जब ब्रिटिश शासकों का शासन आया छत्तीसगढ़ में, है ना, जब आधुनिक छत्तीसगढ़ के बारे में हम पढ़ेंगे तो ये तो कनिंघम ने जब इसे महाकौशल नाम दिया वो तो अलग है, पर जब यही जो है वो चेंज हो करके छत्तीसगढ़ नाम पड़ा जिसका उल्लेख बिलासपुर गजेटियर में मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें छत्तीसगढ़ के बहुत सारे नाम मिलते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो दंडकारण्य का क्षेत्र है, वर्तमान का जो बस्तर संभाग है, उसके भी अलग अलग नाम हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि बस्तर को कहा जाता था चक्रकोट या भ्रमरकोट। ठीक है, चक्रकोट या भ्रमरकोट यहाँ पर शासन करने वाले छिंदक नागवंशी राजाओं के द्वारा दिया गया था। उनकी राजधानी थी चक्रकोट या भ्रमरकोट या वर्तमान का बस्तर, है ना, बस्तर बारसूर वाला जो एरिया, ये सभी एरिया अभी तो अलग अलग हो गया, हमने अलग अलग बाउंड्री तय कर दी है, लेकिन प्राचीन काल में ये एक था और इसका जो नाम था, संयुक्त नाम जो था वो चक्रकोट या भ्रमरकोट था। ठीक है, दूसरा नाम मिलता है हमें दंडकारण्य। इस नाम की जानकारी हमें रामायण से मिलती है। रामायण ग्रंथ में जब भगवान राम वनवास पर आए थे तो उन्होंने अपना ज्यादातर समय जो है वो दंडकारण्य के वनों पर व्यतीत किया था और इसी वजह से छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण का एरिया है उसको दंडकारण्य कहा जाता है, क्योंकि इसका जो उल्लेख है रामायण काल में मिलता है। रामायण ग्रंथ में यह भी विशेष रूप से कहा गया है कि साल वनों की बहुत अधिकता थी। ठीक है, साल वनों का पूरा द्वीप था। तो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण का एरिया है वहीं पर सिर्फ और सिर्फ यहीं पर साल वनों की बहुत अधिकता है। साल वनों का द्वीप इसे अभी भी कहा जाता है। देखो, बहुत सारी चीजें जो है ना
हमें किंवदंतियों से पता चलती है। किंवदंती मतलब क्या होता है कि जैसे मुझे मेरे पापा को मेरे दादा ने बताया, मेरे दादा को उनके पापा ने बताया, तो ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीजें हैं वो ट्रांसफर होती है, ठीक है। उसी को बोलते हैं किंवदंतियां, जो भी आज भी गीतों में या फिर त्योहारों के जरिए आज भी जीवित है, उसी को बोलते हैं किंवदंती, ठीक है। तो वो उससे भी पता चलता है कि बहुत सारी चीजें जो है वो प्राचीन काल में क्या थी और अभी क्या है। दलराम राव ने 1497 में सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग किया, ठीक है। और उसके बाद राजनीति में सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग जो है वो गोपाल मिश्र जी ने किया। गोपाल मिश्र, इनकी रचना है खूब तमाशा, पक्षी, चिंतामणि, सुदामा चरित्र, जैमिनी, अश्वकोश, रतनपुर का इतिहास, मतलब इनकी बहुत सारी जो रचनाएं हैं वो बताती है कि छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम राजनीति में गोपाल मिश्र ने छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग किया। गोपाल मिश्र जो थे वह कल्याण सेन, जो कलचुरी राजा थे, उनके शासनकाल के विख्यात कवि थे। इन्होंने राजनीति में छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम उल्लेख किया 1687 में, ठीक है। उन्होंने सर्वप्रथम 1689 में इन्होंने सर्वप्रथम राजनीति में छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग किया। साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का जो उपयोग है वो रेवाराम ने किया। बाबू रेवाराम भी कलचुरी काल के विख्यात कवि थे, ठीक है। इन्होंने साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम उपयोग 1896 में किया। 1896 में जो इनकी रचना आई उसमें उन्होंने सर्वप्रथम साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग किया, ठीक है। अब जब इन सभी के बाद जब छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश काल आया तो ब्रिटिश काल के समय छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग किया गया। ब्रिटिश ईरा में छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग किया गया। बिलासपुर गजेटिया से हमें पता चलता है, ठीक है। जब इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासनकाल था तो उसी समय बहुत सारे किले और बहुत सारे राजाओं का जो साक्ष्य जो है वो इन्हीं के समय मिला, जैसे कि बैगलर हुए या फिशर हुए। इन लोगों ने यहाँ के जो बहुत सारे किलों के बारे में पुरातत्ववेत्ताओं को बताया और फिर उन्हीं के शासनकाल में बहुत सारे स्थानों पर खनन का कार्य जो है वो प्रारंभ हुआ। किसी भी युग के बारे में जानकारी जो है वो विशेष रूप से खनन से ही हुई है या फिर कहीं पर उनके सिक्के मिले, ताम्रपत्र मिले या फिर शिलालेख मिले या उनके कोई किले या फिर और भी बहुत सारी जानकारियां मिलती है, जैसे किसी बुक में उल्लेख मिला तो उसी से फिर धीरे धीरे इतिहास का निर्माण होता है। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ का भी निर्माण जो है वो इस तरीके से हुआ और अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। अब हम छत्तीसगढ़ का टू द पॉइंट आ जाते हैं कि हम प्राचीन इतिहास से शुरुआत करते हैं। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका साक्ष्य मिला और उससे मनुष्य की सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, मनुष्य का किस तरीके से स्थायित्व विकास हुआ या मनुष्य ने किस तरीके से जीना सीखा उसके बारे में है। मतलब ऐसे साक्ष्य जिससे मनुष्य की प्राचीन काल की जानकारी मिलती है, मनुष्य की स्थिति की जानकारी मिलती है, उस काल को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में मुख्य रूप से मनुष्य ने पाषाण का यूज किया, मतलब पत्थरों का यूज किया। हर चीज में वो पत्थरों को अपनाते थे, जैसे जानवरों को मारने के लिए पत्थर, रहने के लिए गुफाएं, ठीक है। पानी पीने के लिए जब उन्होंने बारिश हुई तो उन्होंने देखा कि जो कुछ गड्ढे जैसे शेप में पानी जाकर के भर जाता है तो उन्होंने पत्थरों का उपयोग किया, ठीक है। आभूषणों के रूप में भी पत्थरों का उन्होंने उपयोग किया, कृषि में भी उन्होंने इस चीज का यूज किया, हर चीज में उन्होंने पाषाण का उपयोग किया, ठीक है। जैसे वो कुछ कार्य करते थे तो उसको वो लोग चित्र के रूप में जब दर्शाते थे तो उसमें भी उन्होंने पत्थरों का ही उपयोग किया, जिसके साक्ष्य जो है वो छत्तीसगढ़ में और भारत के अनेक जगहों पर मिला। मैं बात कर रही हूँ चित्र
या शैल चित्र के बारे में, ठीक है। गुफाओं में जैसे वो लोग निवास करते थे तो वहां पर उन्होंने शैल चित्र बनाना शुरू किया, तो उसको भी उन्होंने पत्थरों से ही बनाया, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। अब पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। नाम से ही है, ठीक है, कोई इसमें डाउट वाली कोई बात नहीं है। जैसा जैसा नाम है, जैसे जैसा उनका काल आया, जैसे उनका काल क्रम चलता गया, बढ़ता गया, उसी के हिसाब से इसका नाम रखा गया है।